नमस्कार। हर देश की कह सकते हैं एक कहानी होती है और भारत की कहानी उसके संविधान में लिखी है। तो आज हम उसी कहानी के पहले कुछ पन्ने पलटेंगे। वो फाउंडेशनल आर्टिकल्स जो हमारे गणतंत्र की, हमारे रिपब्लिक की नींव रखते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत जरूरी हैं ही, पर ये हर नागरिक के लिए भी जानना वाकई दिलचस्प है। तो चलिए इसे आसान और यादगार बनाते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा साधा फ्लो है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की जमीन और सीमाएं क्या हैं। फिर ये जानेंगे कि इस जमीन पर रहने वाले नागरिक कौन हैं। इसके बाद हम उन नागरिकों को मिले सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल अधिकारों को समझेंगे। और फिर देखेंगे कि सरकार को देश चलाने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। और आखिर में हम संघ के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के पद की स्थापना को समझेंगे। किसी भी देश की पहचान सबसे पहले उसके नक्शे से शुरू होती है ना? तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारा संविधान भारत की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान कैसे तय करता है। और ये सब कुछ पहले 4 आर्टिकल्स में ही बता दिया गया है। संविधान का जो पहला आर्टिकल है ना, वो आते ही 2 बहुत बड़ी बातें एकदम क्लियर कर देता है। पहली कि देश के 2 ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये राज्यों का एक संघ है, परिसंघ नहीं। और इस एक शब्द का मतलब बहुत ही गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत एक परिवार की तरह है, किसी बिजनेस डील की तरह नहीं। राज्य किसी समझौते या एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हैं कि जब मन किया अलग हो गए। उन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब राज्य तो बदले जा सकते हैं, पर संघ हमेशा रहेगा। अच्छा, यहां पर ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जो दूर होता है। आर्टिकल 2 और 3 दोनों ही संसद को राज्यों से जुड़ा अधिकार देते हैं, पर दोनों में एक बड़ा फर्क है। आर्टिकल 2 तब इस्तेमाल होता है जब भारत में कोई नया इलाका शामिल करना हो जो पहले से हमारा हिस्सा नहीं था, जैसे सिक्किम। वहीं आर्टिकल 3 देश के अंदर ही मौजूदा राज्यों की बाउंड्री, एरिया या नाम बदलने के लिए है, जैसे कि तेलंगाना का बनना। तो ठीक है, भारत का नक्शा तो समझ आ गया, पर अब सवाल यह है कि इस नक्शे के अंदर रहने वाला भारतीय नागरिक कौन है? हमारा संविधान नागरिकता के लिए एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत अपनाता है। मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं। अब देखिए, जिस दिन संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा, इसके लिए आर्टिकल 5 एक सीधा सा फॉर्मूला देता है। पहली शर्त तो ये थी कि उस व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल यानी स्थायी घर होना चाहिए। और इसके साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 साल से भारत में रह रहा हो। नागरिकता को लेकर 2 नियम हैं जो बहुत जरूरी हैं और हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, आर्टिकल 9 के तहत जैसे ही कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और दूसरा, आर्टिकल 11 जो कि संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। तो अब हम देश को जानते हैं और उसके नागरिक कौन हैं ये भी जानते हैं। अब हम आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे उसका दिल कहा जाता है, वो मूल अधिकार, वो फंडामेंटल राइट्स जो हर नागरिक को दिए गए हैं और जिन्हें कोई सरकार छीन नहीं सकती। संविधान के पार्ट 3 में जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, इन्हें यूं ही भारत का मैग्ना कार्टा नहीं कहते। ये उपाधि इनके ऐतिहासिक महत्व को दिखाती है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की आज़ादी और उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। लेकिन एक सवाल है, ये जो मूल अधिकार हैं ये हमें बचाते किससे हैं? इसका जवाब है राज्य से। और इसीलिए आर्टिकल 12 में पहले राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और सभी सरकारी अथॉरिटीज शामिल हैं। इन्हीं के खिलाफ हमें ये अधिकार मिले हैं। इसे आप हमारे मूल अधिकारों का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो पुराना हो या नया, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। और यही न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार है जो हमारी न्यायपालिका को इतनी शक्ति देता है। तो मूल अधिकारों में जो सबसे पहला ग्रुप आता है वो है समता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी,
इसका लक्ष्य है कानून और समाज में हर तरह के भेदभाव को खत्म करना। इसमें कानून के सामने बराबरी, किसी भी आधार पर भेदभाव पर रोक, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत जैसी बड़ी बातें शामिल हैं। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 हमें बोलने, इकट्ठा होने, घूमने और कोई भी प्रोफेशन चुनने जैसी 6 आज़ादियां देता है। पर इन सब में सबसे ज्यादा जिस पर बात होती है वो है आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा बनाया है और इसी में गरिमा से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और यहां तक कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया है। अब देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दी गई एक गारंटी हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो सरकार को दिए गए निर्देश हैं। ये वो सिद्धांत हैं, वो गोल्स हैं जो देश के लिए कानून और नीतियां बनाते समय सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें आप एक तरह से संविधान की नैतिक आकांक्षाएं भी कह सकते हैं। और यहां इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है जो हर परीक्षा के लिए क्रिटिकल है। मूल अधिकार न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन निदेशक तत्व गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल हैं। ये सरकार के लिए नैतिक जिम्मेदारी हैं, पर इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इन निदेशक तत्वों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 जो कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, आर्टिकल 44 जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य है, और आर्टिकल 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो हमने देश को समझा, नागरिक को समझा, उनके अधिकारों को और सरकार के कर्तव्यों को भी। अब इस पूरी संरचना के टॉप पर कौन है? हमारा संविधान यहां कार्यपालिका के प्रमुख यानी भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। अब देखिए, आर्टिकल 52 जो है वो पढ़ने में बहुत ही सिंपल लगता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। लेकिन इस छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी ताकत छिपी है। इसका मतलब है कि ये पद परमानेंट है और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी आर्टिकल का एक बहुत गहरा मतलब ये भी है कि ये भारत को एक रिपब्लिक यानी गणराज्य बनाता है। कैसे? क्योंकि यहां देश का मुखिया चुना जाता है, वो किसी राजघराने से नहीं आता, वो वंशानुगत नहीं होता। तो ये थी हमारे गणतंत्र के ब्लूप्रिंट की एक झलक, एक ऐसी व्यवस्था जो नागरिकों को अधिकार देती है और राज्य को कर्तव्य सौंपती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक संविधान एक व्यक्ति के गारंटीड अधिकारों और राज्य के मार्गदर्शक कर्तव्यों के बीच ये नाजुक सा बैलेंस आखिर कैसे बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।